नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरी अमेरिका यात्रा सुनिश्चित हुई और मैंने अलका मैम की दूरदर्शिता पर विचार किया कि कैसे उन्होंने विवाह न करके अपने प्रेम को अथाह खजाने में बदल दिया और राशील के भविष्य को संवारा। आज आप सुनेंगे कि शायद मेरी अमेरिका यात्रा भी वर्षों पहले मैम की सुनियोजित योजना का हिस्सा है। लेकिन उड़ान भरने से पहले मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मेरे पापा को अलका भाटिया का स्मरण है? आप सुनेंगे पापा का चौंकाने वाला जवाब। पहले तो पापा ने बात टाल दी, पर फिर खुलासा किया, उस वाद विवाद में मेरे विपक्ष में अलका भाटिया थी। वो मेरे लिए ऐसी स्मृति बनी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। पिछड़ने का दुख पापा ने उदासी से स्वीकार किया। पहले से ही उनकी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर रहा है। मैं बौद्धिक रूप से भी अलका भाटिया से बहुत पिछड़ गया हूँ। पापा की सच्चाई और सरलता मेरे मन को छू गई। अब मैं बिजनेस क्लास में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी हूँ। आप सुनेंगे राशील और पराग का गर्मजोशी भरा स्वागत। पुष्पहार और पुष्प गुच्छ के साथ मेरा भव्य स्वागत होता है। राशील मजाक करती है, अगर मैं नहीं आती तो पराग आपकी फोटो लिए हर सुंदर लड़की के पास जा रहे होते। मीठी नोक-झोंक, पति पत्नी के बीच प्यार भरी मीठी नोक-झोंक चल रही है, जिससे उनके प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। वे तो अपनी होने वाली बेटी के नाम पर भी चर्चा कर रहे हैं। घर की भव्यता और परिचय। मैं पराग के परिवार से मिलती हूँ। उनके माता पिता का मधुर व्यवहार और देवर स्वप्निल, जो मुझे संकोची और इंट्रोवर्ट लगा। जेटलैग का एक दिन बीत चुका है और अब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम पर निकल गए हैं। घर में बस राशील और मैं अकेली हूँ। अब मेरे सामने राशील है और मुझे पराग के गुप्त अतीत और अलका मैम की पूरी योजना के बारे में सब कुछ जानना है। बचपन का स्मरण, अमेरिका में पहली मुलाकात और रहस्यों का इंतजार। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 32, अमेरिका में स्वागत और नीरज जोशी का विस्मयकारी स्मरण। तब मेरे मन में यह विचार भी आया, कदाचित आज मेरी अमेरिका की यात्रा भी संभवतः वर्षों पूर्व ही मैम की भली भांति विचारित और सुनियोजित योजना का ही हिस्सा है। अलका मैम का हमसे प्रत्यक्ष व्यवहार हमेशा वर्तमान पर केंद्रित रहता प्रतीत होता आया है। अभी मुझे लग रहा है वे सदैव ही वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य की दिशा भी सुनिश्चित करती जाती हैं। निश्चित ही अलका मैम अविवाहिता और उनके अपने बच्चे नहीं होने पर भी राशील और मेरे लिए अभिभावक जैसी ही रही हैं। एक ऐसी माँ जो सामान्य माताओं से बिल्कुल अलग, निराली, अति दूरदर्शी और प्यारी भी होती है। उन्होंने अविवाहित रहना तय किया है। इससे सामान्य महिलाओं के तरह उनका स्नेह प्रेम पति बच्चों तक पर ही सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने अपने अनुराग का अथाह खजाना अनेकों अभावग्रस्त व्यक्तियों, विशेषकर नारी जाति पर लुटाया है। इस लंबी यात्रा में मेरे पास बहुत समय है जब मैं अपने अतीत की बहुत सी बातों का स्मरण कर सकती हूँ। अलका मैम लड़कपन में मेरे पापा से प्रभावित हुई थी। वे मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। अब मैं ये जानने की उत्सुक हुई हूँ, क्या मेरे पापा को कॉलेज के दिनों वाली अलका भाटिया का स्मरण है या नहीं। पापा, हमारी अलका मैम यहीं पली और बड़ी हुई हैं। क्या आपके स्कूल कॉलेज के दिनों में भी वे इतनी ही प्रतिष्ठित लड़की हुआ करती थी? मैंने एक दिन पापा से पूछ लिया है। चौंकते हुए पापा ने मुझे देखा है। शायद उन्हें मुझसे इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वाणी, हमारा स्कूल कॉलेज कभी एक नहीं था, इसलिए पहले कभी मैं अलका भाटिया को अधिक नहीं जानता था, उन्होंने स्मरण करते हुए बताया है। पापा को कॉलेज के समय वाली अलका भाटिया का कोई स्मरण नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। कोई नहीं पापा, ऐसे ही मुझे विचार आ गया तो मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने कहा है। वाणी, उन दिनों एक कॉलेज फंक्शन हुआ था। उसमें एक डिबेट हुआ था। उस डिबेट में मैंने हिस्सा लिया था। डिबेट में मेरे विपक्ष में बहुत से स्टूडेंट थे, उनमें एक अलका भाटिया थी। उस डिबेट और उसमें भाग लेने वालों में से अलका भाटिया मेरे लिए ऐसी स्मृति बनी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया, पापा ने अपनी पूर्व कथित बात को झुठलाते हुए बताया है। पहले पापा बात टालना चाहते थे, लेकिन यह शायद उनके लिए भी प्रिय विषय है, इसलिए उन्होंने इस पर बात करना ठीक समझा है। ये बात मुझे समझ आई है। इसका अर्थ यह है कि आप मैम को पहले भी जानते रहे हैं। फिर मेरे स्कूल के जॉब ज्वाइन करने के बाद क्यों आपने उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी? मैंने प्रश्न किया है।
उस वाद विवाद में अलका भाटिया के तर्क ऐसे थे जिन्हें समुचित तर्क से काटा जाना मेरे लिए कठिन हुआ था। मुझे अपना संपूर्ण बौद्धिक कौशल लगाना पड़ा था, इसलिए वो मुझे हमेशा स्मरण रही हैं। पहले से ही उनकी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर रहा है, इसलिए मैंने उनसे मिलने की कभी कोई कोशिश नहीं की। हमारी उनसे ना पहले कोई बराबरी थी और ना ही आज है। पापा ने मैम की डिबेट वाली बात की पुष्टि कर दी है। आपने अभी जो बताया उनसे आपकी बौद्धिक रूप से बराबरी तो लगती है। मैंने अपनी बात पापा से शिकायत की तरह कही है। ये पहले की बात है, बाद में जीवन ने मुझे उलझा कर रख दिया है। मैं बौद्धिक रूप से भी अलका भाटिया से बहुत पिछड़ गया हूँ। मैंने उन्हें सदा स्मरण तो रखा, किंतु मैंने उनसे मिलने का विचार कभी नहीं किया। मुझे लगता था वे मुझे पहचान नहीं पाएंगी। ऐसे में अपनी स्थिति स्वयं ही विषम कर लेना मुझे बुद्धिमानी नहीं लगती थी। पापा ये बताते हुए उदास हुए हैं। अलका मैम उनसे प्रेम करती रही हैं। ये बात मैंने पापा को नहीं बताई है। उनके अनूठे प्रेम के कारण ही मैम ने अपना जीवन अविवाहित रहकर बिता दिया है। ये सच मैं पापा को नहीं बता सकी हूँ। उन्हें ये बताना अलका मैम के मुझ पर किए विश्वास को ठेस पहुंचाना होता। अलका मैम के जैसे ही मेरे पापा भी सच्चे व्यक्ति हैं। उन्होंने किसी पहचान के बहाने कभी अलका मैम से कोई फेवर लेने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा उनकी कृपा दृष्टि से पापा अपनी पुस्तक की दुकान से सरलता से अधिक धन कमा सकते हैं। तथापि नचिकेतन स्कूल में मेरी नौकरी लग जाने के बाद इसका लाभ पापा के व्यवसाय में परिलक्षित होने लगा है। मैम ने पासपोर्ट और फिर मेरे वीसा की व्यवस्था की है एवं उन्होंने तथा राशील ने साथ मिलकर मेरी अमेरिका यात्रा की व्यवस्था की है। मैं पापा को पूर्व में ही बता चुकी हूँ। उनकी इस कृपा का कारण पापा ने पूछा था। मैंने उन्हें ये भी बता दिया था। राशील गर्भवती है और प्रसूति के समय मुझे अपने पास रखना चाहती है। पापा को विश्वास नहीं था कि कोई इतना धन खर्च करके मेरी अमेरिका प्रवास की व्यवस्था कर सकता है। फिर जब अलका मैम ने इस यात्रा को स्कूल में मेरे योगदान की पारितोषिक का नाम दिया और मेरी टिकटें सबके सामने प्रदान की, तब घर आकर मैंने उन्हें ये बात भी बताई है। अलका भाटिया यदि चाहती हैं तो तुम्हारा अमेरिका जाना तुम्हारे हित में रहेगा, पापा ने सम्मति देते हुए कहा है। पापा, मगर माह भर लंबे मेरे प्रवास के समय आपको अकेले रहने की कठिनाई झेलनी पड़ेगी। मैं उन्हें ऐसे बता रही हूँ जैसे वे स्वयं ये बात नहीं समझ रहे हैं। तुम्हें अमेरिका घूमने मिलेगा। इस अवसर से मैं तुम्हें वंचित नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें त्रिची में पढ़ने की अनुमति दी होती तो आज शायद तुम अमेरिका में ही जॉब कर रही होती। एक बार मुझसे गलती हो चुकी है, फिर से मैं वही गलती नहीं करूँगा। तुम वहाँ अवश्य जाओ। मेरी थोड़ी सी परेशानी की तुलना में तुम अमेरिका घूम रही हो, मुझे इससे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, पापा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा है। मुझे लगा पापा का आर्थिक सामर्थ्य यदि सीमित नहीं होता तो वास्तव में वे तार्किक ढंग से सोच सकने वाले सुलझे विचारों के धनी व्यक्ति हैं। इस तरह पापा की अनुमति और मैम तथा राशील के द्वारा मुझे विकल्प नहीं देने के कारण मैं महासागरों को पार करने वाली ये हवाई यात्रा कर रही हूँ। फिर वो समय भी आया जब मेरा प्लेन अमेरिकी एयरपोर्ट के रनवे पर उतरकर थमने लगा है। लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राशील पराग के साथ आई है। वो जानती है मुझे अपने शहर के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है। दोनों ने अत्यंत स्नेह और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है। राशील ने मुझे पुष्पहार पहनाया और पराग ने पुष्प गुच्छ दिया है। उनके स्वागत करने के ढंग से मुझे अपना अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति होने का भान हो रहा है। मैं आत्मीयता से राशील से गले मिली हूँ। राशील, ऐसी स्थिति में आपको मुझे लेने के लिए नहीं आना चाहिए था। मुझे उसकी चिंता हुई है। अगर मैं नहीं आती तो अभी पराग आपकी फोटो लिए हर सुंदर लड़की के पास जा रहे होते। फोटो से लड़कियों की शक्ल मिला मिलाकर उन्हें पहचानने का प्रयास कर रहे होते। मैं पराग को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहती हूँ, राशील ने हंसते हुए कहा है। राशील की बात पर पराग और मैं भी हंसने लगे हैं। वाणी, यहाँ हमारे साथ रहने के बाद आपको मालूम हो ही जाएगा कि मेरे लिए लड़की शब्द का एकमात्र अर्थ राशील ही होता है, पराग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है। राशील, ये बात बड़ी अच्छी है कि राशील नाम की लड़की आपके अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं है। चल रहे हास परिहास में मैंने भी हिस्सा लिया है। अच्छा है मेरे बड़ों ने मेरा यह अनूठा नाम रखा, राशील ने हंसकर कहा। आप चिंता नहीं करो, हम अपनी बेटी का नाम भी अनूठा सा ही रखेंगे, पराग ने वार्तालाप की दिशा बदलने का प्रयत्न किया है। उन्हें अपनी होने वाली संतान के बेटी होने की जानकारी है, मैं ये बात समझ गई हूँ। ऐसी मीठी नोक-झोंक होना पति पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम का द्योतक होता है, मैं ये भी समझ पा रही हूँ। उनके घर की भव्यता और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं देखना मेरे लिए प्रत्याशित ही है।
जेटलैग के कारण मेरा अगला दिन और रात केवल खाने पीने और सोने में ही बीत गया है। इस बीच विशेष बात यही रही थी कि मेरा परिचय मैम के भाई और भाभी पराग के डैड मम्मा से हुआ है। उन्होंने भी मैम की तरह ही मेरे साथ स्नेहयुक्त मधुरता से व्यवहार किया है। राशील ने मेरा परिचय अपने देवर स्वप्निल से भी कराया है। वो मुझे संकोची और इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का प्रतीत हुआ है। वो सबके बीच मुस्कराता हुआ मौन ही साधे रहा है। अगले दिन प्रातःकालीन जलपान के उपरांत घर के सभी सदस्य अपने अपने जॉब और मार्केट के कामों के लिए निकल गए हैं। तब घर में राशील और मैं रह गए हैं। राशील का तो ज्ञात नहीं, मगर मुझे इस समय की प्रतीक्षा थी। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 32 ने हमें ये सिद्ध कर दिया है कि महान व्यक्तित्व अपनी सफलता का श्रेय स्वयं नहीं लेते। वाणी के पिता का अपनी बौद्धिक हीनता और सामाजिक स्थिति के कारण अलका मैम से दूर रहना उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह एपिसोड नियति और व्यक्तिगत विकल्पों के बीच के जटिल संबंध को स्पष्ट करता है। एपिसोड 32 की शक्ति और कथा विकास। पापा का ये भेद बता देना कि वे अलका मैम को जानते थे, लेकिन अपनी परिस्थिति और बौद्धिक रूप से पिछड़ने के भय से उनसे नहीं मिले, उनके साधारण बने रहने का कारण सिद्ध करता है। यह उनके चरित्र को गरिमा देता है। अलका मैम का दूरदर्शी योजनाकार होना और पिता का वाणी को अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित करना दोनों के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। राशील और पराग की मीठी नोकझोंक उनके सुखद पुनर्स्थापना हुए रिश्ते को जीवंत कर देती है। स्वप्निल का संकोची और अंतर्मुखी स्वभाव कथा में एक नए आयाम का संकेत देता है। वाणी की चिंतनशीलता उसके आंतरिक विकास को दर्शाती है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। हवाई जहाज में अपने अतीत और मैम की दूरदर्शिता पर विचार करते हुए वाणी का स्वर शांत और गहन चिंतन से भरा होना चाहिए। पापा की आवाज में चौंकना और फिर हल्का विषाद और ऑनेस्टी का भाव हो। राशील और पराग का स्वर चहकती हुई, प्रसन्न और एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम से भरी होनी चाहिए। स्वप्निल के लिए स्वर मंद, शांत और शर्मीली लगनी चाहिए। एपिसोड 32 समाप्त। कहानी अभी जारी है।